खुश अखलाकी के हीरे से दिलशिकनी के पत्थर काटें, और ये सच है। इंसान की पहचान अच्छे लिबास से नहीं बल्कि अच्छे अखलाक से होती है। इसमें कोई शक नहीं। अखलाकी इंसान और हैवान में फ़र्क को वाज़ेह करता है। अखलाक असल में इंसानी किरदार और रवैये का नाम है। अच्छे अखलाक की अहमियत सिर्फ इस बात से समझी जा सकती है कि खुश मजाजी से दूसरों के दिलों को जीता जा सकता है। एक बदमिजाज और बद अखलाक आदमी से हर कोई घबराता है। इससे बुरी बात क्या होगी कि लोग आपकी बदमिजाजी और बद अखलाकी की वजह से मिलना तर्क कर दें। इसलिए खुश अखलाकी इख्तियार करें और दूसरों में खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं दुआ जमील और रोज की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जमील सुखेरा। तो आज के दिन सुबह सवेरे पाकिस्तान में जमील हम बहुत सी चीजें लेकर आए हैं अपने नाज़रीन के लिए। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रोग्राम का आगाज हो चुका एक अच्छी बात से, और अच्छी बात का आज टाइटल था इखलाक। और इखलाक क्या होता है, कैसे रखना चाहिए इर्द गिर्द अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ, इवन आप बाजार में जाते हैं, शहर में जाते हैं, दुकानदारों के साथ। तो ये एक बड़ी कीमती बात थी जो आज हमने अपने नाज़रीन से शेयर की। आज आप इतने रूठे हुए बैठे हैं, आज हमने इखलाक पर बात की है, तो प्लीज यहाँ आ जाए, अच्छे इखलाक की तरह मेरे साथ पेश आए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छी बात से आज की सुबह का आगाज हुआ कि इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हमसायों के साथ। इवन आप अगर सड़क पर भी सफ़र भी कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छे इखलाक के साथ भी पेश आ सकते हैं। वो इस तरीके से कि आप किसी के लिए हेल्पिंग हैंड भी बन सकते हैं। अभी हमने पिक्चर्स भी कुछ देखी थी कि पहाड़ पर चढ़ एक शख्स तो उसको खींच रहा है, मदद कर रहा है। ये उसका इखलाक है। बिल्कुल, यस। आप बहुत इखलाक से बहुत से मैसेजेस आप देख सकते हैं। अच्छा, इखलाक से मुझे दुआ याद आया कि ये भारत के इखलाक का क्या करें यार। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह का रोना रो रहा है भारत, खास तौर पर जब अब चुनाव इलेक्शन होने वाला है, तो इस तरह के टोपी ड्रामे कहूंगा मैं, और क्या कहूं। बिल्कुल, और जब भी इलेक्शन ईयर आता है, जिस तरह जमील कह रहे हैं आप, इलेक्शन ईयर आता है तो खास तौर पर भारत की गवर्नमेंट को, और अब तो मोदी सरकार है और शायद मोदी सरकार यही चाहती है कि आइंदा भी मोदी सरकार ही मुंतखब हो। लेकिन एक बात भारत को याद रखना चाहिए, ये जो टमाटरों की जंग है या कबूतरों की लड़ाई है, या जी कबूतर छोड़ दिया पाकिस्तान ने और ये कर दिया वो कर, अब इसका वक्त गुजर गया। कल वजीर आजम ने बड़ी अच्छी स्पीच की, कौम से उन्होंने खिताब किया और उन्होंने मुज़ाकरात की जमील दावत दी, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इंडिया हमें कमजोर ना समझे, वो लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और ये है हमारा इखलाक, ये है पाकिस्तान का इखलाक। अब भारत को अपने इखलाक पर गौर करने की जरूरत है। भारत किस तरह के ओछे हथकंडों पर उतर आया है। कभी पुलवामा के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी, कभी टमाटर ना भेजने की धमकी, कभी अब जो ये खबर आ रही है कि भारत से कोई एक्टर एक्ट्रेसेस पाकिस्तान नहीं आ सकेगा, पाकिस्तानी एक्टर्स जिनके कॉन्ट्रैक्ट थे भारत में वो मनसूख हो रहे हैं। अब जाहिरी तौर पर ऑब्वियस ये नजर आ रहा है कि जिस तरह भारत में चुनाव होने वाला है, भारत में इलेक्शन होने वाला है, तो एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड खेला जाएगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि खित्ते के अमन व अमान के लिए हम शहरियों को, अब क्या ऐसा होता है कि भारत में कोई ये कहे कि हम सब एंटी पाकिस्तान है या हम सब एंटी कश्मीर हैं, तो वो लोग भी हम चाहते हैं। अब आई डोंट नो कि बहुत से ऐसे लोग जो कि ऊपर की सीटों पर बैठे हैं, उनको शायद यही लगता है कि एंटी पाकिस्तान बात करेंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन खैर, ये तो थी, हमने इखलाक के साथ ये अच्छी बात की। अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने पाकिस्तानी मसाइल पर बात करते हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए इस्लामाबाद का रुख करते हैं। सुहेल भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या एक्सक्लूसिव खबरें आज की? गुड मॉर्निंग जमील सुखेरा साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की एक्सक्लूसिव खबर यह है कि आपको याद होगा कि 12 फरवरी को जब हमने प्रोग्राम किया था कि एक मरतबा फिर गैस बहरान ने जन्म लिया है, चूँकि LNG की कार्गोज बर्थ नहीं हो सके थे ख़राब मौसम की वजह से। पोर्ट कासिम के चैनल पर हमने कहा था, ये अपना ये मुख्तलिफ माहिरीन से बात करने के नतीजे में हमने ये बात मंजर आम पर लेके आए थे कि LNG के जो मौजूदा 2 टर्मिनल हैं, जो कि एक एंग्रो कंपनी की जानिब से तमीर किया गया है और दूसरा LNG का टर्मिनल पोर्ट गैस कंसोर्शियम कंपनी की जानिब से तमीर किया गया है, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को $14 मिलियन का नुकसान पहुंचता है। ये इस रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ हुआ है। तो और उसके साथ ये कहा गया है कि गलत चैनल में तो बड़ी साहब ये रिपोर्ट किसने मुरत्तब की है, ये भी बताएं। जी, ये देखिए, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस मामले की हिदायत की थी कि सारे मामले का जायजा लिया जाए, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स और पोर्ट अथॉरिटी ने
मुश्तरका तौर पर ये इसकी इंस्पेक्शन कंडक्ट की और उसके बाद अब ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ईसीसी को सबमिट कर दी गई है कि ये ट्रू पिक्चर है, जिसके नतीजे में ये सिफारिश भी की गई है कि इन दोनों टर्मिनल को भी यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। वजह क्या है, जब एक कार्गो LNG का यहाँ पर आता है और दीगर कार्गोज को आपको रोकना पड़ता है तो मुख्तलिफ कंपनियों को, गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों को डॉलर में, गैर मुल्की करेंसी में उनको जुर्माना अदा करना पड़ता है, डैमेजेस पे करना पड़ते हैं, जो कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर एक बर्डन पड़ता है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और उसके साथ सबसे बड़ा जब मामला आता है कि जब भी इतना बड़ा नुकसान, अब इस मसले का ये जो रिपोर्ट मुरतब की गई, कोई हल भी तजवीज़ किया गया और इसको गलत जोन कहा क्यों जा रहा है, हमें भी समझाइए, नाजरीन को भी, कि इस बात का कैसे पता चला कि ये जगह गलत है जहां पर ये टर्मिनल तामीर किए गए। एग्जैक्टली इसकी बुनियादी गलती इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान की जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट कासिम के इस चैनल के जरिए से होती थी, जब LNG के कार्गोज यहाँ पर आते हैं तो आपको दीगर जो ट्रैफिक होती है शिपिंग से जो वाबस्ता कार्गोज आते हैं, आपको उनको रोकना पड़ता है। जब आप उनको रोकेंगे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होगी, आपको उन्हें गैर मुल्की करेंसी के अंदर डैमेजेस पे करना पड़ते हैं। एक जानिब एक वजारत जो कि मुतलका वजारत है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो कि मुतलका अथॉरिटी है, उसका ये मौक़िफ़ है कि ये दोनों टर्मिनल गलत चैनल में तमीर किए गए हैं, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को नुकसान पहुँच रहा है, हमारे बहरी ट्रैफिक मुतासर होती है, इनको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। और वो शख्सियत एक तीसरा टर्मिनल भी इसी जोन में लगवाने के लिए आजकल कोशां हैं। अच्छा भट्टी साहब ये भी बताया, ये तो वाकई बड़ा अलार्मिंग है, ये वाकई बड़ा अलार्मिंग है कि आपने ही ये पहले भी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी साथ आए थे, 92 न्यूज ने इसी खबर को पहले भी उठाया था। और अब आप जिस तरह बता रहे हैं, रिपोर्ट मुरतब की गई है, उसमें बताया गया है पूरे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं उसमें, लेकिन इसके बावजूद एक तीसरा जोन तामीर इसी उस पे जोन में टर्मिनल तामीर किया जाएगा। पहले तो ये बता दें क्विकली कि क्या इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि क्या अब ये जो टर्मिनल्स हैं ये मूव हो सकते हैं या नहीं, या हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ये? जी एग्जैक्टली मूव हो सकते हैं। सिर्फ इस बात का तयन किया जा रहा है कि इनकी कॉस्ट कितनी होगी, इसका इंपैक्ट क्या होगा, टेक्निकल क्या अरेंजमेंट करने की जरूरत होगी। बुनियादी तौर के ऊपर ये जो दोनों टर्मिनल हैं ये फ्लोटिंग स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट हैं, यानी कि एक बहरी जहाज के ऊपर ये टर्मिनल तामीर किए गए हैं। ठीक है भट्टी साहब, ये तो पता चल गया कि ये पोर्ट्स, ये टर्मिनल्स मुंतकिल हो सकते हैं, लेकिन ये अलार्मिंग है कि पहले ही इनको चेंज करने की जरूरत है और ऐसे में एक और टर्मिनल तामीर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये तो स्टोरी हो गई LNG टर्मिनल्स की गलत जोन में तामीर के हवाले से। नेक्स्ट स्टोरी क्या है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन से मुतालिक है, एक्सक्लूसिव खबर क्या है? जी जमील, एक्सक्लूसिव खबर यह है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिटेल नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ी चेन है, 4,500 स्टोर्स इसके हैं और 10,000 से जायद वाबस्ता लोग हैं जो कि इसके अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि माजी के अंदर भी इस इदारे को नज़रअंदाज किया गया। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इसकी कारकर्दगी, जो कि सालाना इसकी सेल 92 अरब रुपए तक पहुंची थी, अरबों रुपए मुनाफा कमाता था। एक ऑर्गेनाइज एक प्लान के तहत इसको माली खसारे से दो चार किया गया, इसके मुख्तलिफ स्टोर्स को बंद किया गया, इसकी खरीदारी रोकी गई। और उस खरीदारी रोकने के लिए तरीका क्या अडॉप्ट किया गया? तरीक़ेकार ये अडॉप्ट किया गया कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को यह हिदायत दी गई कि मुख्तलिफ अशिया आवाम को अब सब्सिडाइज रेट पर फराहम करें। लेकिन उसके साथ जो सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर आवाम तक मुंतकिल की, सस्ते दाम के ऊपर अशिया फरोख्त की, हुकूमत ने वो फंड रिलीज नहीं किए थे। गुज़श्ता 4 सालों के दौरान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर फवाद नफाज साहब बराह रास्त यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को कंट्रोल करते रहे। एक जानिब सब्सिडी की अमाउंट रोकी गई और दूसरी जानिब वो मुख्तलिफ कंपनियां जो मुख्तलिफ अरबों रुपए मालियत की अशिया, जिसके अंदर चीनी थी, जिसके अंदर घी थी, जिसके अंदर दालें थी, जिसके अंदर दीगर थी, वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को सस्ते दाम पर फराहम करती थी, उन्हें अदायगियां भी रुकवा दी गई। ऑब्जेक्टिव ये था कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का खात्मा किया जाए। और उसके बाद फवाद नफाज साहब ने यहाँ पर एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को खिलाफ कानून अपॉइंट करवाया, जिनका नाम हबूदुर रहमान साहब है, एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की। उनकी तकर्री को खिलाफ कानून करार दिया और ये सिफारिश की कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। एक प्लान के तहत यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को तबाही से दोचार किया गया और जब यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की माली हालत खराब हुई, वो कंपनियां जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को अरबों रुपए की अशिया फराहम की थी,
उनकी अदायगियां भी रुक गई, वहां पर भी कारखाने बंद होना शुरू हो गए, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। ऑब्जेक्टिव यही था कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बंद करने का कोई जवाब पैदा हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, बहाली का ऐलान हुआ, बेहतरी की कोशिश शुरू हुई, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर यहाँ पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के इंतहाई करीबी दोस्त जो कि मिडल ईस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर भी थे, जुल्फिकार अली खान साहब दोहरी शरीयत के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हालिया फैसले भी आ चुका है कि किसी भी दोहरी शरीयत के हामिल शख्स को आप आला ओहदे पर तैनात नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त। वो जुल्फिकार अली खान साहब जो क्लेम करते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक रसाई है, जिनके कहने के ऊपर वफाकी सेक्रेटरी बराए सनत व पैदावार को तब्दील कर दिया जाता है, जिनके कहने के ऊपर एक्टिंग एमडी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन वाजिद सवाती को 1 महीने के अंदर हटा दिया जाता है, वो जुल्फिकार अली खान साहब 4 माह गुजरने के बावजूद ये तो फिर इंकशाफ दर इंकशाफ कहना चाहिए रकम वसूल करनी थी, 14 अरब रुपए वो नहीं दिलवा सके। गवर्नमेंट कहती रही और बिल्कुल उसके उलट नजर आ रहा है। हुकूमत की अदम तवज्जो कहना चाहिए कि एक फलाही जिससे बहुत सारे लोग फायदा लेते हैं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से, वो एक तबाही के दहाने पर ये सनद पहुंच गई है। सुहेल भट्टी साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जाहिर है स्टोरी सुहेल भट्टी साहब से हम डेली बेसिस पे शामिल करते हैं। जमील, इसी तरह की खबरें, इसी तरह की बातें जो बहुत क्रिटिकली आम लोगों को पता नहीं होता, इवन हम भी उसको समझने से कासिर होते हैं, और उन खबरों को सुहेल भट्टी के थ्रू हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। और मैं ये भी कहना चाह रहा था दुआ कि ये 2 स्टोरीज वो है जो पहले भी हमने एक्सक्लूसिवली कवर की ना। पहले वाली फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स कुछ और थी, और अभी ये सेम वही स्टोरीज हैं जिसका पहले भी एक इशू था, लेकिन फिर भी उसको रिजॉल्व नहीं किया गया, बल्कि उसको और डिस्प्यूट में डाल दिया गया है। खैर, ये तो थी आज की एक्सक्लूसिव खबरें शहर इक़्तिदार से, लेकिन अभी हम आबदा परवीन साहिबा की सालगिरह पर हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं उनको। आबदा परवीन साहिबा की आज सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे गा कर कहेंगे या ऐसे ही कहेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आबदा परवीन, जिनके बारे में हमने काफ़ी तफसीली आपको रिपोर्ट भी दिखाई है, और जाहिर है इस तरह से हम ये सिलसिला तो हमारे प्रोग्राम में जारी रहेगा, लेकिन एक और सिलसिला भी है जिसमें हम मुख्तलिफ शहरों के इशूज पर बात करते हैं। तो अभी वक्त हुआ चाहता है मुख्तलिफ शहरों के इशूज डिस्कस करने का। तो हमारे साथ आज के जो शहर हैं वो हैं इस्लामाबाद और हैदराबाद। तो इस्लामाबाद से हैं जुबारिया रहमान और हैदराबाद से शिराज भट्टी। तो सबसे पहले हैदराबाद का रुख करते हैं। शिराज, आप बताएं कि हैदराबाद के कौन से इलाके में आप, और इस इलाके के बड़े मसाइल क्या हैं? जी, मैं इस वक्त हैदराबाद के इलाके नूरानी बस्ती के मुसवा पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ का ये मसला ये है कि ये ज़िले हुकूमत के दौर में ये जो पार्क बनाया गया था मुसवा पार्क, ये अब खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ जो घास लगाई गई ताकि शहरी जो हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर बैठें और तफरीह करें, लेकिन अब ये घास जो है अब मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। अब इस पार्क में ताहद निगाह मट्टी ही नजर आ रही है। हालत यह है कि इस पार्क के 2 मरकजी दरवाजे हैं, उन दोनों मरकजी दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज हमें जो है दीवार कूद के इस पार्क के अंदर आना पड़ा है, ताकि हम अपने शहरियों को, अपने लोगों को, अपने व्यूवर्स को दिखा सकें कि हैदराबाद का जो मुसवा पार्क है उसकी हालत क्या हो चुकी है। यहाँ जो बच्चों की तफरीह के लिए झूले लगाए गए थे वो भी टूट फूट का शिकार है, फुआरे लगाए गए थे, आबशारें भी टूट फूट का शिकार है, मोनूमेंट जो लगे हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये नाज़रीन को दिखा सकते हैं, ताकि हम चाहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान की ये फुटेज जो आपके जरिए आएगी तो ये आला हुकाम तक पहुंचे। पार्क का मकसद तो लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट फराहम करना है। जो आप हालत बता रहे हैं वो जरा हमें दिखाइएगा। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके तो इस पार्क की हालत आप भी बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ जो पार्क पे खर्चा किया गया था, लाखों करोड़ों रुपए की लागत से ये पार्क तैयार किया गया था। फुआरे, आबशारें, मोनूमेंट, झूले लगाए गए थे, घास लगाई गई थी, वो अब सब मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। एक दौर था जिले हुकूमतों के दौर में जब लोग अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ यहाँ आते थे, तफरीह करते थे, लेकिन हुआ ये बदकिस्मती से जैसे ही जिले हुकूमतों का खात्मा हुआ उसके बाद
ये जो पार्क्स बनाए गए थे इन्हें TMS के हवाले कर दिया गया, लेकिन TMS के बाद जो है जिले इंतजामिया के हैंड ओवर किया गया और उसके बाद जो है अब बल्दिया के पास है ये पार्क। खासतौर पर जब पार्क्स बनाए जाते हैं तो इसलिए बनाए जाते हैं बाद जो है हुआ ये कि ये पार्क जो है मिले, आप जाएं उसको मेंटेन किया जाए, और इतना पैसा लगाने के बाद जब उसको मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर उसका क्या हालत होती है वो नजर आ रही है। इस्लामाबाद चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये था हैदराबाद का बड़ा इशू। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। जुबारिया रहमान किस इलाके में इस्लामाबाद के, और इस इलाके का बड़ा मसला क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर G11 में कम्युनिटी लाइब्रेरी के बाहर। इस लाइब्रेरी के बारे में आपको बताती चलूँ कि इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस्लामाबाद में कुल 6 कम्युनिटी लाइब्रेरी जो है वो कायम है, जिनमें से तकरीबन 4 से 5 की हालत इस वक्त काफ़ी खस्ता हो चुकी है। यहाँ पर मौजूद लाइब्रेरियन से जब हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है वो कुछ अर्सा पहले एक काफ़ी शदीद किस्म का तूफ़ान आया था, जिसके बायस जो है वो काफ़ी लाइब्रेरीज़ की जो है वो छतें टूट गई थी। तब से लेके अब तक यहाँ बारिश का पानी आता है, मिट्टी आती है। सर्दी गर्मी में इन लाइब्रेरीज को जो है वो खुले आसमान के नीचे पड़ता है। पानी की वजह से जो है वो यहाँ पर जो कीमती सरमाया था, जहाँ पर कब आया था वो तूफान, कितने साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को? जी यहाँ पर जो लाइब्रेरियंस मौजूद हैं उनके मुताबिक जो है वो इस तूफान को तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं, मगर तब से ये छतें इसी तरह से टूटी हुई हैं। और छतें टूटने के बाद लाइब्रेरियंस का ये कहना था कि इसको फौरी तौर पर ठीक करवाना चाहिए था, मगर अभी तक जो है इसको ठीक नहीं करवाया गया। और इसकी वजह से जो है वो लाइब्रेरी की जो दीवारें हैं उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, टाइल्स उखड़ चुकी हैं, फर्श काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, पानी लग लग के फर्नीचर टूट चुका है, किताबें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। अभी भी मैं आपको बताती चलूँ कि जिस लाइब्रेरी के बाहर मैं मौजूद हूँ इसकी आधी से ज़्यादा छत जो है वो टूटी हुई है, और जो बची कुछ किताबें ठीक है जुबारिया, हमने ये टूटी हुई छत देखी भी है और हमने दिखाई भी है अपने देखने वालों को, नाजरीन को भी, और आला हुक्काम के जनाब कुछ तो ख्याल करें। मतलब पार्क की हालत आपने देखी, रेत और मट्टी है वहां पर, और अब ये लाइब्रेरी जहां पर बच्चे आके पढ़ते हैं उसकी छतें नहीं है, बारिश का पानी सीधा अंदर जा रहा है उसके। ये मसाइल थे हैदराबाद और इस्लामाबाद के। जुबारिया और शिराज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बहुत ही मजेदार सा सेगमेंट है। जी हाँ, बहुत सी एक्साइटिंग चीजें आपसे हम शेयर करेंगे जो यकीनन आप जानना चाहते हैं। बड़े फायदेमंद टिप्स भी आपको बताएंगे और बड़ा कुछ थोड़ा सरप्राइज रख के जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। अदरक एक सब्जी या जड़ी बूटी, ये फैसला होना अभी बाकी है, मगर अदरक को ज़माना कदीम से खुराक को लजीज बनाने और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको मुख्तलिफ सब्जियों, दालों और गोश्त के पकवानों में डाला जाता है ताकि इसका बेहतरीन मसाला तैयार हो और खाने लजीज बने। खास तौर पर ऐसी सब्जियों में इसका डालना जरूरी होता है जो बादी हों, जैसे आलू या गोभी वगैरह। हकीम हजरात अदरक को बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आंतों से गलीज मादे खारिज करता है, पेट और जिगर से पुरानी बीमारियों को निकाल देता है। इसके अलावा नज़ला, जुकाम, दमा, बलगमी, खांसी, लकवा, फॉलिज वगैरह में बहुत मुफीद साबित होता है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम अदरक के बेशुमार फवाइद पर बात करेंगे। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपके सामने एक सरप्राइज रखा था कि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अदरक पर। अभी जब ये फ्रेम खुला था तो आपको यहाँ पर हमारे सेट पर हर तरफ अदरक बिखरी हुई नजर आई होगी। ये अब आप देख सकते हैं अदरक पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है हम अदरक पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे अदरक के फायदे क्या होते हैं, क्या अदरक खूबसूरत बनाती है, अदरक मोटापा कम करती है, क्योंकि नॉर्मली हमने सुना है कि अदरक सिर्फ सालन में डाला जाता है, लेकिन इसके हिडन फवाइद क्या हैं उस पर हम बात करें। जमील, आप इतनी संजीदगी से मुझे सुनी जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो तुम चाय में अदरक भी डालती हो ना। हाँ, तो मुझे वो अच्छा, खैर इस पे हम बात करेंगे। खुरम मुशीद हमारे साथ है। खुरम भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, बेहतरीन। वाह, व्हाट अ वंडरफुल व्यू। आप अपने लॉन में बैठे हैं और टेबल पे इतनी प्यारी प्यारी चीजें सजी हैं। जी। अदरक पे आज हमने बात करनी है। जी, तो जरा सबसे पहले हमें ये बता दें कि अदरक के फवायद क्या क्या हैं, खाने में, पीने में, लगाने में, उसके जूस में, हर चीज के हवाले से पहले तो उसके फवायद बता दें। जी जी बिल्कुल, आज को बहुत अदरक के साथ साथ मैं आपको बहुत जड़ी बूटियां दिखाऊंगा जो हमारे घर के अंदर सड़क पे हो रही होती हैं, और अगर हम उनको यूटिलाइज करें तो आपकी बॉडी को, आपके जिगर को, आपके हार्ट को, आपकी बॉडी को, आपके बालों को। खवातीन का एक अक्सर इशू होता है कि पलके भवें वो चाहती हैं गहरी हो उनकी, तो उनके लिए क्या अदरक में फवायद हैं। हार्ट के लिए इतना मजबूत है। अच्छा यकीन करें कि ये जो एक बहुत ज्यादा खवातीन में एक इशू होता है कि जी पट्ठों में दर्द है, थोड़ा सा काम किया कमर में दर्द है, अगर वो रोजाना थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल कर लें दूध में, अगर आप क्या करें जी, बच्चों के लिए एक अच्छा, पट्ठों के दर्द के लिए तो है ही, एक खवातीन को बड़ा शौक होता है बच्चों की हाइट अच्छी हो, तो अगर आप सिर्फ दूध में, बड़ी सिंपल तरीन चीज है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है उस चीज की कि अगर आप क्या करें जी, बच्चों को आप रोजाना 1 गिलास दूध, ठीक है जी, 1 गिलास दूध में आप थोड़ा सा आप क्या करें जी, आपने 1 गिलास दूध लिया, उसके अंदर आप डालेंगे जी एक छोटा सा टुकड़ा छिलके के साथ अदरक का, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, ठीक है जी। अच्छा ये तो वेट लूज के अलावा ये हाइट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने थोड़ा सा टुकड़ा डाला अदरक का, आपने डाली थोड़ी सी इसके अंदर ये गुड़, जो बड़ी मेल्ट हुई हुई गुड़ हो, ये देखिए मेल्ट हुई हुई गुड़ होती है, ये इतनी गुड़ आपने डाली, और थोड़े से आपने डाले चने, ये देखिए चने, ये तकरीबन 10 से जी, आपने दूध लिया, अदरक का टुकड़ा लिया, ये आपने थोड़े से चने छिलके के साथ, छिलके समेत पीस के, और उसके साथ एक हर्ब आती है जिसको हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट कहते हैं, उर्दू में सरस घाज भी कहते हैं, उसकी बहुत सारी विटामिन होती हैं। हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट सरस घाज, 1 टैबलेट बच्चों को और खुद आपने रोजाना नाश्ते में ये खाना शुरू की, आप देखें 1 हफ्ते में आपकी कमर का दर्द, आपके पट्ठों का दर्द, सुबह को आपसे उठा नहीं जा रहा, मॉर्निंग सिकनेस, एड़ियों का दर्द, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेकिन खुर्रम साहब इसको खाना कैसे चाहिए? आप खाली पेट खा सकते हैं, और जो आप बच्चों को एम्फसाइज कर रहे हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब खा सकते हैं? जी जी बिल्कुल खा सकते हैं। देखिए अगर इसमें एक ध्यान ये रखना है कि जिनका हार्ट की बीमारियां हो रही हैं, जिनका हार्ट की कमजोरी है, जिनकी जिगर की कमजोरी है, जिनका खून का दौरान बहुत स्लो होता है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली आप सिर्फ ये करें कि अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, अगर आपको हाइपर कोलेस्ट्रॉल है, तो आप दूध बगैर बलाई वाला लें, और अगर आपको शुगर है तो आप गुड़ ना डालें, गुड़ के बगैर स्किम मिल्क जो कहलाता है, बगैर बलाई वाला दूध, वो इस्तेमाल करें। ओके ओके। अच्छा खुर्रम भाई ये भी बताएं, बड़ा अच्छा है आपने बच्चों के कद के हवाले से भी बताया कि दूध तैयार करने का आपने एक तरीका बताया है, और बच्चों की नशोनुमा के लिए उनके खास तौर पर स्टमक हो गया या पेट हो गया, उसमें अदरक कितना फायदेमंद है, वो फायदे भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो हमारा मेन पंपिंग, जो मेन हमारा ऑर्गन है वो हार्ट है। अगर हार्ट अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो आपका खून का दौरान ही पूरी बॉडी में नहीं होगा। आपके देखिए बाहर के मुल्कों में अगर आप जाएं तो आपको पहले जिंजर गार्लिक रखते हैं आपके सामने खाने में। अच्छा वो बाकायदा हिस्सा होता है, जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सूप की शक्ल में, पूरी बॉडी की शक्ल में, तो आपको हार्ट की बीमारियां, पट्ठों की बीमारियां, आपकी विजन, आपकी नज़र मजबूत होती है, आपके बाल, जब आपका खून का दौरान तेज होगा तो डेफिनेटली आपकी बाल भी मजबूत होंगे, बॉडी भी मजबूत होगी, और आप हर तरीके से सेटिस्फाइड होंगे। अच्छा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमारे यहाँ क्या करते हैं, कोई भी सब्जी होती है, अच्छा अगर आप किसी को कहें ना जी कच्ची सब्जियां खाएं, तो वो ऐसे हैरान होते हैं जैसे आप उनको कह रहे हैं कच्चा गोश्त खाएं। तो जितना आप उसको जितना कम से कम आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप इसके थोड़े से टुकड़े को हल्का सा सौते कर लें ऑलिव ऑयल के साथ, ऑलिव ऑयल आपने हल्का सा इसको, आपने इसका तरीका क्या है कि आपने इसकी चंद टुकड़े लिए, आपने पैन में हल्का हल्का इसको स्टर किया, ठीक है, और ऊपर से आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डाला, और आप ये खाने में इस्तेमाल करें। ब्राउन वाली जो मलका मसूर की दाल होती है उसमें इस्तेमाल करें। अगर आप फिश खाते हैं उसके साथ खाएं। एक हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड आजकल चला हुआ है क्रीम ऑफ मशरूम सूप, तो उसके अंदर ये आप छोटे छोटे पीसेस करके डालें तो आपकी पूरी बॉडी की, आपकी दिफाई निजाम, छोटे छोटे बुखार हो जाते हैं, अदरक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, क्या ऐसा है? जी देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये हमारे यहाँ पता नहीं गर्म और ठंडे की तासीर, आप यकीन करें ये बिल्कुल ऑब्सोलीट
जिसको उर्दू में कहते हैं मतरूक हो चुका है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी खजूर की तासीर गर्म है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इंजीर की तासीर गर्म है। आप देखिए खजूर तो हमेशा मक्के में खाया जाता है जहाँ 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर। कभी लंदन में आपने लोगों को देखा कि वो खजूर खाते हैं। अगर आप मछली की हम कहते हैं तासीर गर्म है, आप बांग्लादेश में जाएं वहाँ कभी बर्फ नहीं गिरी। अच्छा, अगर किसी के पट्ठों में कमर में बहुत दर्द है, बहुत सिंपल सा, आपको 3 तेल लेने हैं। आपको सबसे पहले लेना है आंवले का तेल, उसके साथ जैतून का तेल और मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल। तीनों तेल आपने हम वजन लिए, उसके अंदर आपने एक ये तकरीबन इतनी क्वांटिटी हो कि 1 किलो तेल बन जाए। और इसके अंदर आप डालेंगे जी 1 मुट्ठी कलौंजी, 1 मुट्ठी मेथी दाना, 1 मुट्ठी पिसा हुआ पुदीना खुश्क और तकरीबन इतना बड़ा बिल्कुल कुचल के आप डालेंगे जी अदरक का टुकड़ा, ठीक है। और इस तरीके का तेल तैयार होगा तकरीबन, ये देखिए ग्रीन, और इसके अंदर आप ये देखिए ये मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। ये बड़ा जबरदस्त तेल है। आपने इसको क्या किया, इसको हल्का सा गर्म किया। इसके अंदर मैं आपको एक जड़ी बूटी दिखाऊंगा जो हर घर में मौजूद होती है। उसको आपने जला के आपने इस तेल को गर्म करके पूरी बॉडी पे मसाज किया और इसको ऊपर से आपने कोई मलमल का कपड़ा बांध लिया। और साथ में ये मल्टी विटामिन होती है, कोई सी भी कंपनी की ले ले जिसके अंदर सरस घास हो, खुरमा, ये दोनों चीजें आबिद भाई के लिए गिफ्ट होंगी। FM 92 से अपना नंबर लिखवा लें, 1 महीना इस्तेमाल करें सुबह शाम ये और आप देखिए आपके पट्टों का दर्द खत्म होगा। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रोजाना बिला नागा 1 कप दूध जरूर पिया करें। उसके अंदर आप या तो ये वाले चने जो कहते हैं भुजे हुए चने, वो डाल सकते हैं, या हम जो पुलाव में डाल के खाते हैं वो आप दूध में डाल के पिए। आप देखिए आपकी बॉडी कैसे मजबूत है। ये आपके लिए मिलता है, ये देखिए ये मैंने खुद तैयार किया। इसके अंदर आपने अदरक के जो छिलके होते हैं ना, जी जी, अदरक के छिलके, आप क्या करें जी, अदरक के छिलके, चने का आटा, हुस्न यूसुफ पाउडर, थोड़ी सी इसके अंदर आप ऐड करें मिश्री और गुड़ और ये चांदी का वर्क, ये जबरदस्ती उपटन तैयार होगी। इसे आप दूध में मिला के पूरे जिस्म पे 15 मिनट लगाएं, फेस पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं और उसके बाद आप नीम गर्म पानी से शावर कर ले लें। आपका रंग बिल्कुल एक संदल की तरह झिलमिलाएगा। ये देखिए ये बड़ा एक जबरदस्त एक्सट्रैक्ट है और ये हर्बल चीज है। लिटरली वाओ, मैं खुरम आपकी बातें सुन रहा हूं और सिवाय ये आपके लिए गिफ्ट है, ये आपके लिए, ये आज ही लाहौर जाएगा, आज ही लाहौर जाएगा। लोधरा से हमारे साथ एक कॉलर है खुरम, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आसिफ है हमारे साथ। जी आसिफ, क्या पूछना चाहेंगे? जी नासिर है। यस नासिर, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एक तो मेरी वालदा के कमर दर्द रहता है, दूसरा मेरी बीवी के जो ना मुंह पे छाइयां हैं। हाँ ठीक है, ये 2 सवाल है जी नासिर के। प्रोग्राम को पसंद करने के लिए मोहम्मद नासिर शुक्रिया, जवाब आपको मिल जाता है जी। बिल्कुल जी। अच्छा जी, नासिर भाई की पहले वाइफ के लिए बताता हूँ फिर अम्मी के लिए बताता हूँ। अच्छा जी, जिस किसी को भी झाइयाँ हो रही हैं, 4 चीजें आप बड़े आराम से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें जी, आप आधा कप दूध या दही, अच्छा जितना दूध या दही होगा उतनी क्वांटिटी में आप इसके अंदर डालेंगे हुस्न यूसुफ पाउडर, हर जगह मिल जाता है, ठीक है। और 2 चुटकी आपको मिलेगा जी सच्चे मोती, और उनके साथ एक क्रीम मिलेगी आपको जो बेखले 60-70 रुपए की मिलेगी, रावलपिंडी इस्लामाबाद की बनी हुई है, बड़ी नेशनल कंपनी है, और उसके अंदर होता है 2% हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। आपने 5 ग्राम वो क्रीम डाली, आधा कप दूध है, आधा कप होते यूसुफ पाउडर है, उसके अंदर आपने 2 चुटकी सच्चे मोती और 5 ग्राम हाइड्रोक्विनोन क्रीम, ये मिक्स किया, फ्रिज में रख दिया। जब भी भाभी लगाएंगी तो उसके अंदर क्या करें, थोड़ा सा अर्के गुलाब और ग्लिसरीन मिलाएं और पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। अच्छा, और अपनी ग़िज़ा में 4 चीज़ें आपको ज़रूर खानी। एक तो हफ्ते में 1 दफ़ा कलेजी ज़रूर खाएं, मछली का इस्तेमाल वंस वीक ज़रूर किया करें, और अपनी ग़िज़ा में आप चुकंदर का इस्तेमाल करें और पालक। ये 4 चीज़ें आपके चेहरे से झाइयाँ गायब करेंगी। और अगर आपको प्रेगनेंसी की वजह से झाइयाँ हो रही है, जो मिलाजमा भी कहलाती है, तो आप एक कैप्सूल पूरे पाकिस्तान में मिलता है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये आप सुबह। चिन्योर से एक और कॉलर है हमारे साथ, खुरम चिन्योर से एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। कैसर इकबाल, यस कैसर, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ कि मतलब मेरी हाइट जो है ना वो तकरीबन 6 फुट के राउंड अबाउट है, लेकिन ना मतलब मेरी वेट इंक्रीज नहीं हो पा रही, मतलब चेस्ट भी नहीं बन रही, मतलब कैंडी ग्रोथ नहीं हो पा रही ठीक तरीके से। मतलब आप बहुत ज्यादा स्लिम है, स्किनी है? हाँ स्लिम है। ओके ठीक है कैसर, पूछते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत जबरदस्ती।
जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसर भाई के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त जड़ी बूटियों के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ। एक हर्ब दिखाऊंगा, उनके घर में मौजूद होगी। अच्छा जी, जो कोई चाहते हैं कि जी हाइट अच्छी है और बॉडी ज़रा नहीं मजबूत हो रही, आपको क्या करना है, रोज़ाना एक छोटा मिट्टी का प्याला, जो एक खीर वाला होता है ना उस तरह की मिट्टी, थोड़ा बड़ा प्याला आप लेंगे जी, 1 प्याला दूध मिट्टी का, उसके अंदर आप डालेंगे थोड़े से पिस्ता, बादाम, किशमिश, कश्मीरी ज़ाफ़रान, 2 से 3 चमचे केवड़ा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में गाजर, कद्दूकश गाजर, और एक बड़ा सा इतना बड़ा टुकड़ा चांदी का वर्क। और इसको आप किसी ऐसी जगह रात को रख दें, मलमल के कपड़े से कवर करके, जिसके अंदर शबनम आती हो थोड़ी सी, आपको रात भर उसमें शबनम हो, थोड़ा कवर करें कि उसमें कीड़े मकोड़े ना आए, शबनम आती हो खिड़की के पास रखें, और ये आप नहार मुंह पिएंगे या खाएंगे। एक मैं आपको जड़ी बूटी दिखाता हूँ, चल के देखिए, जिससे बहुत जल्दी आप देखिएगा कि उससे बहुत तेजी, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा उसको। ये देखिए एक बड़ी अच्छी सी जड़ी बूटी है जो आपके घर में होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊं। ये बड़े कॉमन फर्न्स होते हैं, और ये आपके घर में फर्न्स होते हैं, सड़क पे हो रहे होते हैं घर पे। और ये जब इसका ये वाला फल होता है ना, ये वाला देखिए, ये वाला फल जब ग्रीन से रेड हो जाए, आपने 4 दाने, और इसके अंदर देखिए ये रंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये आपके खाने में भी बहुत, ये देखिए इसको आप देखिए बिल्कुल, ये खून बनाता है जी। ये फर्न्स कहलाते हैं, फर्न्स कहलाते हैं। और ये देखिए ये वाले, इसके अंदर ये बिल्कुल पीस के, और ये आपका खून बनाने में, ये देखिए बीज, और ये बहुत काम आता है। और ये आप पूरे, अच्छा आमतौर पर जिसके होंठ काले हो रहे हो, गुलाबी ना होते हो, आप इसको अच्छी तरह से मैश करके सिर्फ चने के आटे मिला के पूरी होंठों पे लगाएं, तो आपके होंठ भी बड़े गुलाबी होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ है, और आपका खून बहुत बन, मैं इसको दबा के देख रहा हूँ, इससे बड़ा आपका खून बनाने में बहुत काम आता है। आपकी बॉडी हर घर में मौजूद होते हैं ये आमतौर पे, ठीक है जी, ये बड़ी ज़बरदस्त। तो इसके अलावा, क्योंकि अदरक, ये कॉलर्स तो हम लेते रहेंगे, अदरक के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? चाय में अगर हम अदरक मिलाते हैं या अदरक का कहवा पीते हैं, उससे हमें क्या क्या फायदा होता है? जी अच्छा जी बिल्कुल, अगर आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, एलर्जी हो रही है, तो उसके लिए बेहतरीन हल क्या है कि आप रात को ग्रीन टी, गुले यास्मीन की चाय, बल्कि मैं आप स्लिमिंग के लिए भी बताता हूँ। जो कोई लोग चाहते हैं कि स्लिम होना, आप क्या करें, 8 ग्लास पानी, 6 चमचे जैस्मीन टी यानी गुले यास्मीन की चाय, उसके साथ 1-1 चुटकी इलायची, बड़ी वाली, छोटी नहीं, इलायची, दालचीनी और मुलैठी, ये आप 1-1 चुटकी डालें, और पानी इतना उबालें कि 8 ग्लास 6 कप रह जाए। जब 6 कप रह जाए, आप उसको छान के निकालें, ऊपर से आप डालें चंद पुदीने की पत्तियां, और उसके साथ डालें 1 चमचा तुख मलंगा, जो आपकी वाइटैलिटी, आपकी मजबूती, आपकी पट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपने वो मिक्स किया, और आप उसको छोटे छोटे, जैसे छोटे वाले क्वेटा होटल के जो चाय के कप होते हैं, छोटे छोटे, सुबह से रात तक पिए। एक तो आपका UTI, जो एक खवातीन का बहुत मसला है, यूरिन का जो इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन का इशू, उसको क्लियर करता है। आपके जिगर को, आपकी किडनीज को क्लियर करता है। आपका जो, जिन लोगों को एलर्जी, छींकें सुबह उठते ही आती है, उनको क्लियर करेगा। वजन कम करेगा, और आपका वजन कम करने के साथ आपके गाल नहीं पिचकेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खुरम, ये भी बताइए, अभी जिस तरह आपने कहवे की बात की अदरक के, इससे पहले आपने अदरक को दूध के साथ इस्तेमाल की बात की, अब अदरक की बात करते हैं सालन में, कि आप इसको खा किस किस तरीके से सकते हैं, सालन में किस तरह खा सकते हैं, वो बताइए। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी या ईस्टर्न तरीका है कि हम लोग कोई भी सब्जी होती है उसे जितना घोंट के लिए पका देते तो हमें सुकून नहीं आता। तो आपको कोशिश करनी है कि थोड़ी कच्ची जो आप उसको हल्का हल्का रखें। कोशिश करें कि आप, एक तो जब आप खाना खाते हैं तो आप जो भी दाल का बघार देंगे उस पर लहसुन अदरक का आप पेस्ट जरूर इस्तेमाल करें। वो आपके हार्ट के लिए, पूरी बॉडी के लिए, आपकी वाइटैलिटी के लिए बड़ा जरूरी है। साथ में आप क्या करें कि जी इन चीज़ों का आप अगर लहसुन अदरक को आप बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल सौते करें, और ऊपर से आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें, थोड़ी सी काली मिर्च और चुटकी हल्दी। तो ये आपको जो मौसम चेंज होते हैं, गर्मी है, सर्दी है, बहार है, तो आपके अंदर जो दाने निकल रहे होते हैं, एक्नी निकल रही होती है, या आपको खसरा की बीमारियां होती हैं, या आपको इन्फेक्शन होते हैं जो मियादी बुखार कहलाता है, या टाइफॉइड होता है, तो उसके खिलाफ आपका इन्फेक्शन जो है, कुव्वत मुदाफ़त आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाह खुरम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन ये टाइम बहुत कम था, हम मजा है, आप यकीन करें।
नहीं, मैं चाह रहा हूँ पूरा बस आपके साथ हफ्ते में जरूर आऊँ और मैं आपको घंटा पूरा करें। और कॉलर्स भी जाहिर है इतनी कॉल्स हम ले नहीं पाए। बिल्कुल, और ये उपटन आपसे बहुत से सवालात थे जो रह गए। और ये उपटन आपके लिए आ रही है लाहौर आज ही। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके उपटन का। और अगले हफ्ते बहुत सारी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वाली इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेट नाज़रीन, हमने आपसे किया कि हमारा हर सेगमेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो जैसे अदरक के फवाइद के साथ साथ और बड़ी अच्छी टिप्स आप तक पहुंचाई हमारे इस सेगमेंट के थ्रू। अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। यस, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग इशू है जो आपके सामने रखेंगे और उस पर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वक्त था जब लड़के वालों के पाँव की जूतियाँ लड़की वालों की तरफ चक्कर लगा लगा कर घिस जाती थीं। तब कहीं जाकर लड़की वाले हाँ करते थे। आजकल पूरे मुल्क में एक ही मसले ने वालिदैन की नींदें उड़ा रखी हैं। वो मसला बच्चों के लिए अच्छे रिश्तों का ना मिलना है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जिनके वालिदैन अच्छे रिश्तों की राह तक रहे हैं। कहीं जात बरादरी आड़े आ जाती है तो कहीं रोजगार के मसाइल सर उठाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा एतराज मैच मेकर्स पर किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छे रिश्ते का मयार क्या है और वालिदैन कौन सी खूबियों को अच्छे रिश्ते में तलाश करते हैं। ये एक संगीन समाजी मसला है जिसका हल होना जरूरी है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में इस संजीदा मसले पर पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुशामदीद। बहुत अहम इशू है ये। वालिदैन के लिए बच्चों का रिश्ता तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है और कई मौकों पर तो ये एक बहुत संगीन मसला बन जाता है क्योंकि मैच मेकर्स जिस तरीके से रिश्ते करवाते हैं उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए लेकिन नहीं रखा जाता और बाद में मुश्किलात आती हैं। तो इसी सारे मामले पर हम आज बात करेंगे। हमारे जो 3 गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। मिसिस खान हैं, मैच मेकर हैं, आप कराची से आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर एम्ब्रीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में हैं, आपको वेलकम करते हैं। और फातिमा खान, लॉयर हैं, आप इस्लामाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया है। तो इस मौजू पर 3 मुख्तलिफ एंगल से हम बात करेंगे। डेफिनेट आपने शुरू में बात की कि वालिदैन के लिए बच्चों का रिश्ता तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आज का हमारा पैनल भी ऐसा है। तो मिसेस खान आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले इस अहम संजीदा मौजू को डिस्कस आपसे स्टार्ट करते हैं। वालिदैन के लिए रिश्ता बच्चों का तलाश करना बड़ा मुश्किल हो गया और ख़ासतौर पर मैच मेकर से बड़ी शिकायत होती हैं कि रिश्ता करा दिया जाता है लेकिन बाद में बहुत सारी पेचीदगियां और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी मुश्किलात हैं कि वो जो एक आइडियल कपल बनना चाहिए, आइडियल पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे मैं बहुत गुफ्तगू करना चाहती हूँ, बहुत बात करना चाहती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि एक मैच मेकर का वाइज होना, एजुकेटेड होना और उसके पास कुछ एक्सपर्टीज़ होना बहुत लाजिम है। शी शुड बी अ वेरी वाइज वुमन और बहुत एजुकेटेड होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा संगीन मसला है। आप एक फैमिली को दूसरी फैमिली से जोड़ रहे हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़, अब आप ये देखें, हम तो उनको कंपैटिबल मैचेस दिखा देंगे, हम उनके स्टेटस के हिसाब से दिखा देंगे, हम उनके एरिया क्या, अब एरिया का भी बहुत चक्कर आता है। मिसेस खान डिफेंस क्लिफ्टन की हो, उससे आगे तो हमारे साथ लोग मैच ही नहीं करेंगे। नो डाउट कि आपको क्या पता, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन के एरिया, बाज़ बहुत अच्छे एजुकेटेड एरियाज और बहुत अच्छी डिफेंस से ज़्यादा अच्छी नई कोठियाँ गुलिस्तान जौहर में भी बनाई हुई हैं लोगों ने। वहाँ पर तो दे लुक डाउन अपॉन देम और कहते मिसेस खान क्या गुलिस्तान जौहर, लड़का सीए है भाई, वहाँ रह रहा है। इफ़ यू वांट हिम टू बी इन डिफेंस तो धक्का देकर ले आना। कमा रहा है 4 लाख 3 लाख कमा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको पता है क्या कमाते हैं। नाउ अब ये बात है कि हमारा यहाँ पर कितना हमारा असर होता है। असर तो सिर्फ यहाँ तक होता है कि हम उनको मैचेस दिखा देते हैं। फाइनल वर्डिक्ट जो है, फाइनल डिसीजन जो है,
माँ बाप का ही होता है। दे नेवर कम एंड आस्क मी मिसेस खान आप अपना रिकॉर्ड दिखाए, इसने क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कई बातें लिखी हुई है, कोई हिडन तो नहीं हमें जो आपके पास लिखी हुई है। दे विल नेवर कम एंड आस्क। अच्छा, डॉक्टर अमरीन से फिर इस मामले पे पूछते हैं कि जो मिसेस खान ये कह रही हैं कि पेरेंट्स बॉदर नहीं करते, आपका क्या ख्याल है कि बहुत से ऐसे कपल्स जो यकीनन आपको अप्रोच करते होंगे, बहुत सी मुश्किलात में वो घिर जाते हैं, वो साइकोलॉजिकली एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाते, तो क्या वो ऐसी को कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा तो रिश्ता मैच मेकर ने करवाया और अब हम क्या करें, हमारे तो ज़हन ही नहीं मिलते, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? जी जमील, द थिंग इज इसमें डिफरेंट रीजंस हैं, ये दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो आप बात करते हैं। हमारे पास जब आती हैं लड़कियां या लड़के दोनों, ये भी सरप्राइजिंग कि अब लड़के भी ऐसे आ रहे हैं इवन आफ्टर गेटिंग एंगेज्ड, तो उसमें जब हम डिप्रेशन या उनको कोई जो भी साइकोलॉजिकल कंप्लेंट्स होती हैं, तो व्हेन वी ट्राई टू फिगर आउट द रूट कॉज, तो उसमें रूट कॉज यही होता है कि या तो उनकी फैमिलीज़ में शादी करने का होता है कि जी आउट ऑफ फैमिली। ये मैंने काफ़ी जी केसेस देखे हैं जिसमें कि गर्ल्स के ऊपर ये स्पेशली बहुत प्रेशर होता है कि आउट ऑफ द फैमिली, या गर्ल्स ऐसी आती हैं इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन समबडी, तो वो कहती हैं जो हमारा the boy in which they are interested वहाँ वो out of family नहीं करते। तो this is another major reason of the depression कि वो out of the family नहीं करते, जो caste system है। दूसरा आपने कहा कि जो parents हैं वो bother नहीं, yes the thing is कि parents का अभी तक क्योंकि we are living in 21st century, मुझे लगता है there is a lot of gap, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द यंगर जनरेशन जिसको हम वाई जनरेशन बोलते हैं और जो हमारे पेरेंट्स है, यू सी समहाउ वो समझते हैं कि हम बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं एंड मे बी इन देयर परसेप्शन दे आर डूइंग राइट। उनको लगता है बच्चों को नहीं इतना पता। बच्चे जो आजकल के हैं जो कि स्पेशली पढ़ रहे हैं, जो कोएड में हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, द ग्लोबल इंटरनेट कल्चर, उसमें दे थिंक कि शायद बच्चे कहते हैं कि हमारी पसंद है और ये, तो आई थिंक वहाँ पर जो कम्युनिकेशन गैप है दैट इज द मेजर लीडिंग कॉज कि जब वो बैठ के बात नहीं करते इस इशू के ऊपर। ये गैप हो गया। लेकिन जब आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे लड़कियां, तो वो क्या सोचकर एक लड़की आती है, अच्छा मेरे पार्टनर में या जिस शख्स से मैं शादी करने जा रही हूँ उसमें ये चीजें, वो कॉमन चीजें क्या होती है, और सेम लड़का क्या चीजें देखता है कि लड़की में ये होना कौन चाहिए? इसमें दुआ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, और मैं आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, सो मेरा स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह के साथ। विद अनफॉर्चुनेटली मैं कोई उस तरह से नेगेटिव होकर नहीं कह रही, लेकिन आजकल का जो स्टैंडर्ड या मयार बन गया दैट इज़ मोर मटीरियलिस्टिक अप्रोच। क्योंकि वो जो हम कहते हैं ना कि लड़कियां आके कहते हैं, यस, जो पेरेंट्स भी और बच्चियां भी कहती हैं उनसे, द वेरी फर्स्ट व्हेन आई आस्क्ड कि अच्छा आपका क्या, आप क्लास में अगर मैं एक छोटा सा मिनी सर्वे करूँ तो व्हाट्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कैसा होना चाहिए पार्टनर, लड़कियों का पहला द वेरी फर्स्ट जो उनका जो रिएक्शन इज रिस्पॉन्स है इसके, जी वो वेल सेटल्ड होना चाहिए। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय वेल सेटल्ड, आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? वेल सेटल्ड का क्या मतलब है कि उसका घर अपना होना चाहिए, घर 5 मरले का होना चाहिए, 10 मरले का होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए? तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि वेल एस्टैब्लिश से उनका मुराद ये है, वो ये भी चाहती हैं कि लड़का भी कम उम्र का और वो वेल एस्टैब्लिश्ड भी हो। तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच फॉर द गर्ल्स इंक्रीज हो रही है अनफॉर्चुनेटली, एंड द बॉयज़ के लिए जो पैरामीटर, जो एक जनरल जो रफ जो मैं देखती हूँ, वो मेरा ख्याल है कि अपेरेंट जो ब्यूटी है और जो फिजिक है और जो लुक है, एक्सटर्नल लुक, वो समहाउ मैटर्स मोर। ये सोलमेट तो ना हुए, ये तो आप एक दूसरे के कल्चर है ना, वी आर बीइंग मेजरली इन्फ्लुएंस्ड विद द इंडियन कल्चर एंड द इंडियन मीडिया, सो वो जो हमारी साइकी बन गई है, सो सिमिलरली यू सी वी आर बीइंग रेज्ड इन दैट वे। ये अच्छे पॉइंट्स हैं। हाँ यस, ये जरूर पूछना चाहेंगे फातिमा, हम जिस तरह बात कर रहे हैं, मिसेस खान ने जो कहा आपने सुना, और जो डॉक्टर अमरीन है उन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मैच मेकिंग के लिए वो कौन से पॉइंट्स हैं लॉयर की नजर से आप बताएं जो मिस कर दिए जाते हैं, जिनका होना, वो क्लॉजेस भी हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो डिस्कस होनी चाहिए नहीं होती, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इग्नोर होते हैं और नहीं होने चाहिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे मोस्टली चैनल्स पे। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सवाल आपका जो है उसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं तो आई वुड लाइक टू से कि जब भी देखिए मैच मेकिंग तो हो जाती है, लड़कियों को जिस तरह की वो डिमांड्स होती हैं समहाउ वो भी पूरी हो जाती है, लड़कों को भी अभी जाके शादी तक बात पहुंचती है। तो बीइंग अ लॉयर जब भी हमसे कोई इस तरह से डिस्कस करता है कि एट द टाइम ऑफ निकाह
तो निकाहनामा में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे अगर थोड़ी सी भी आप जो है वो फोकस करें तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इग्नोर करते हैं, जो कि इग्नोर होती आई हैं। इसी की वजह से ये जो डिवोर्स केसेस हैं और इतना बड़ा स्टिग्मा बन गया है, खुला केसेस हैं, उनके रेट ज़्यादा हो रहे हैं कि निकाहनामा जो मेन चीज़ है जिसको पढ़ना चाहिए और पढ़ के साइन करना चाहिए, लड़कियां जो है वो नहीं कर पाती हैं, या एक जस्ट अ हैबिट उसको देख लेती हैं, या फैमिली पहले से ही तैयार करके ले आती है और वो क्लॉजेस को मिस कर देते हैं या क्रॉस कर दिया जाता है डायरेक्ट उसको। आपके पास क्या कोई ऐसे केसेस आते हैं फ्रीक्वेंटली या कभी कभार जो कि मैच मेकर्स के जरिए रिश्ते हुए हों और उसमें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं और वो केसेस फिर आप तक पहुंचते, क्या ऐसी एग्जांपल्स आती हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो 80% ऑफ केसेस जो हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अगर वो रिश्ते के टाइम पे चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं या डावर में कोई प्रॉब्लम होता है जो कि एमिकेबली डिसाइडेड नहीं होता है या आपस में अच्छे माहौल में बैठ के नहीं होता है। हमारे यहाँ असल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है ना कि हम शादी से पहले बात करते हुए घबराते हैं और जब शादी हो जाती है उसके बाद उन्हीं चीज़ों पे इशू बनते हैं जिसमें हमें घबराहट हो रही होती है कि अगर हम बात करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। लड़कियों को और लड़की की जो फैमिली होती है उनको इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, उनके साथ मिल बैठ के डावर के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए। लड़की का तलाक का राइट जो आपको आपका निकाहनामा देता है, मुबर्रात उसे कहते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर लड़के के पास राइट है तो लड़की के पास भी राइट होने चाहिए। लड़की के पास अगर डिवोर्स का राइट होगा तो वो खुला के केसेस का जो रेट ज्यादा हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर हम देखेंगे पहले देख लें तो डेफिनेट इस तरह के मसाइल और जब शादी जैसा इतना अहम फैसला हो जाता है तो फिर बाद में ये चीजें आएंगी तो डेफिनेट वो फिर नौबत खुदा ना खासा तलाक और खुला तक जाती है। ये क्यों कहा जाता है कि जो लड़की है वो जब शादी करके आती है तो वो नसीब अपना खुद लाती है, बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि शौहर के रिस्क में इजाफा होगा। एक बात मेरी सुने, यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड। एक बच्चे को 25, 26, 27 में जॉब मिल जाती है अगर वो पढ़ा लिखा, अगर वो डफर होगा, अगर उसमें पोटेंशियल नहीं होगा, अगर वो इतना ब्राइट, भाई देखो बच्चे पढ़ लेते हैं बट दे हैव नो कॉन्फिडेंस एट टाइम्स। व्हाट हैपेंस इज वो फेस नहीं कर सकते अपने बॉस को, वो इतने ज्यादा ब्रिलियंट नहीं होते, उनको जॉब क्यों नहीं मिलती? देयर इज सम रीजन बिहाइंड। मिसेस खान, इसका मतलब ये है कि टोटली हम मटेरियलिस्टिक होने पर बात कर रहे हैं। और अगर 37 में यानी इज नेयरिंग 40, ठीक है मिसेस खान, लेकिन वो कोई और जॉब देखें, उसके पास शॉप है अपनी, कोई बात नहीं, अगर वो अपनी शॉप पे बैठा हुआ है, शॉप वाले बहुत कमा रहे हैं, उस बेसिस पर उसकी शादी हो जाएगी, नॉट नेसेसरी कि वो कोई जॉब करे। अगर वो आता है और कहता है कि आई हैव अ जॉब, अपनी ही हमारी शॉप है और मैं उधर जॉब कर रहा हूँ, मस्ट बी मेकिंग गुड मनी। अच्छा ओके, एक पॉइंट मेरे और ज़हन में आ रहा है मिसेस खान, आपकी बात से आप जो बात कर रही हैं ये तो टोटली उसी तरफ ज़हन जा रहा है कि ये मटेरियलिस्टिक एक सोच है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो क्या रिश्ता होते हुए फैमिलीज जब बैठती हैं तो ये नहीं देखा जाता अच्छा फैमिली क्या करती है, फैमिली बिजनेस क्या है? अगर एक बच्चा कुछ नहीं कर रहा, अगर वो पढ़ा लिखा भी है तो उसके बहन भाई कितने हैं, उसका बाप क्या करता है? क्या इन चीजों को प्रेफरेंस नहीं मिलती? सिर्फ एक फर्दे वाहिद को ही प्रेफरेंस है और इसी बेस पे रिश्ता होना है। देखिए, फर्दे वाहिद को तो देखा जाता है, फर्दे वाहिद क्या है, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसमें कितना स्पार्क है एक बच्चे में, वो आगे कितना बढ़ सकता है, ये चीजें तो देखी जाती है ना। इनिशियली तो पता है कि अभी बच्चा MBA किया, उसका 20,000 ही तनख्वाह होगी। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। मुझे लाहौर से, जो भी हम बात पहले कर रहे थे कि किस्मत खुद लेकर आती है और अगर लड़के की जॉब नहीं है तो उसके फैमिली में कोई बिजनेस है, ये क्या साइकी है हमारी? दो इसमें देखिए, दो क्लियर कट रीजंस हैं। नंबर वन, अगर हम देखें ग्लोबल फिगर्स, by 2025 the gender ratio gonna be 60-40, means they're gonna be 60% women and 40% men. अभी जो right now जो statistical global figures वो हैं 56 and the 44%, and by 2025 ये और हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि being an Islamic country, हमारे यहाँ अगर 60% women है और 40%, तो वो rest of the 20% women they will go।
गॉट माई पॉइंट? क्योंकि जब उनकी एज बढ़ती जाती है एंड द पेरेंट्स से गेट प्रेशराइज्ड और वो आते हैं जी बच्चे के, अभी भी मैं कुछ केसेस देख रही हूँ कि जी बच्चियों की मिड ऑफ 35 एज हो गई है, उनका कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा क्योंकि वो पढ़ लिख गई हैं, लड़के जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो उनका मैच नहीं मिल रहा, तो व्हाट वी शुड डू? तो प्रेशर में भी आके वो शादी कर देते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है दैट इज के जी लड़की की उम्र बढ़ी है। द अनदर रीजन जो आपने बात की वो द थिंग इज, एक तो हमारे पास ये ज़्यादा है, नंबर 2 जो आपने कहा जॉइंट फैमिली और ये वो, देखिए हमें जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क के अंदर, वहाँ पर अब हर इंसान इक्वली कैलिबर का या हर इंसान इक्वली पोटेंशियल का नहीं हो सकता, वेरी करता है। अब मेरे पास आई माई सेल्फ हैंडलिंग फ्यू, एक दो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं हुआ 30+ और वो एमफिल किए हुए हैं, दे आर नॉट गेटिंग द जॉब्स एंड दे हैव टू गेट मैरिड, तो फिर वो कहाँ से करें? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल फिगर्स और रियलिटी में रहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है। डॉक्टर साहब कॉलर है हमारे साथ कराची से, अजलान है, उनसे बात करते हैं, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? फरजाना है हमारे साथ। जी फरजाना। जी मुझे अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे मिसेस खान से बात करनी है। जी जी वो सुन रही हैं, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मेरी दोस्त है, मुझे उनके रिश्ते के लिए उनसे मिलना है। ठीक है ठीक है, कोई उस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? जी सर, मेरी दोस्त जो है वो पढ़ी लिखी है, PhD। अच्छा, रिश्ता करवाना चाहती है। PhD डॉक्टर है वो। हाँ हाँ ठीक है फरजाना, हमारी टीम आपको मिसेस खान का नंबर दे देती है। आप बिल्कुल मेरा फोन नंबर से ले, अगर ये चाहते हैं तो मैं ऑन एयर भी अपना नंबर दे सकती हूँ। इट्स 0300 227 4735 2274735। ये नंबर डायरेक्ट आ गया मिसेस खान का। और ये बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है कि मेरा वाहिद ऐसा प्रोफेशन है कि आपको पता है मुझे सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक लोग फोन करते हैं। ठीक है, अब इस शो में जो कॉल्स आ रही हैं वो भी आपने सुननी है मिसेस खान। कॉल मी ठीक है। अब मैं चाह रही थी, मुझे फातिमा आपसे एक सवाल करना चाह रही थी। बहुत सी ऐसी शादियां होती हैं जिसका डॉक्टर अमरीन स्टार्ट में जिक्र भी कर रही थी कि मोहब्बत कह सकते हैं, मोहब्बत की शादी होती है, लड़की लड़का पसंद की शादी करता है, लेकिन 2 माह 3 माह 4 माह और 1 साल के अंदर उनमें बहुत ज़्यादा क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास इस तरह के कितने केसेस हैं, इसकी रेशो कितनी है? क्या वाकई ये एग्जिस्ट करता है कि मोहब्बत की शादियां इस तरह से नाकाम होती हैं? देखिए, इसमें भी वही बात है कि सबसे पहले तो जैसे कि मिसेस खान ने भी कहा है कि इनकम से कोई ख़ास उस तरह से, लेकिन मैं इस बात को इस तरह से लूँगी बीइंग अ लॉयर कि इनकम सबसे बड़ी जो है वो बेसिस होती है अगर कोई भी रिश्ता नहीं चल पाता आजकल के दौर में, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है वो आजकल इनकम का ही है। एक तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, एक दूसरे को देख देख के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, और दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है वो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनकम का ही इशू होता है। और जहाँ तक आपने बात की लव मैरिज हो या अरेंज्ड हो, प्रॉब्लम वही सेम होते हैं। इसमें आप अपने जवाब में ये चीज भी ऐड कर लें, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आपके पास आते हैं उसको हल करने के लिए क्या बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है दोनों पार्टनर्स की जानिब से, या बीइंग अ लॉयर आप भी इस चीज की कोशिश करते हैं कि सिर्फ अगर वायलेंस का ही मामला है तो इसको रफा दफा किया जाए और मामला हल किया जाए? देखिए, वायलेंस कभी भी सिर्फ नहीं होता है। अगर आप शादीशुदा होते हैं और मियाँ बीवी जो है वो आपस में मोहब्बत का, क्योंकि शादी एक मोहब्बत का ही रिश्ता होता है, इट्स अ वेरी सेक्रेड बॉन्ड, तो इसमें अगर प्यार मोहब्बत नहीं होगा और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस ही होगा, डोमेस्टिक वायलेंस फिर आपको पता ही है कि वो इश्यूज़ कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो थोड़े स्केल का हो या चाहे वो बहुत ज़्यादा स्केल का हो, तो उसमें प्रेफर फिर पार्टीज यही करती हैं कि वो अलग हो जाएं। सही। आबिद हमारे साथ एक कॉलर है खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम आबिद, आप को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। किससे बात करना चाहेंगे, क्या मसला है, क्या जानना चाहेंगे? मसला ये बात ये करना चाहते हैं कि ये जो फैमिली में शादी होती है कजन मैरिज जी, तो जी पूछे। हाँ जी, अच्छा ये बात ये करना चाहता हूँ कि वो जो कजन मैरिज होती है जिसमें मसला बन जाता है कैरियर का, थैलेसीमिया के बच्चे पैदा होते हैं,
तो उनमें पहले टेस्ट जो कराते हैं, आजकल कानून भी पास हो गया भाई, पहले थैलेसीमिया। ठीक है, तो आप सवाल क्या है? आई थिंक ही वांट्स टू नो कि जो बीमारियां जिन फैमिलियों में रन कर रही होती हैं जैसे हीमोफिलिया, थायराइड या हार्ट डिजीजेस, तो वो पहले टेस्ट कराते हैं कि विद इन फैमिली जो इंटर मैरिजेस होती हैं अवॉइड होनी चाहिए अगर इस तरह की रनिंग डिजीजेस हों। हाँ, बिल्कुल तो ठीक है। अब ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हम जरूर पूछते हैं। अच्छा, चूंकि आप इस पर बेहतर वो कर सकती हैं, तो आपके ख्याल में इस अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है? इसकी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे यहाँ जमील मैरिज काउंसलिंग का अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आया। सिंस आई प्रैक्टिस्ड फॉर सम टाइम इन अब्रॉड एज वेल, तो वहाँ पर मैरिज काउंसलिंग का बाकायदा कॉन्सेप्ट है। मैरिज इन अ वे कि व्हेन दे गो इनटू द पार्टनरशिप, यहाँ हमारे मैरिज कहते हैं। मैरिज में जो पढ़े लिखे स्पेशली उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि व्हेन दे एंटर इनटू दिस रिलेशनशिप तो डू गो टू अ काउंसलर बिकॉज दे फैसिलिटेट यू इन द कम्युनिकेशन। दूसरी जो आपने अभी ये बात की कि जो इन्होंने जो अभी कॉलर ने कहा वो येस टेस्ट का हम कहते हैं, उसमें माइंड नहीं करना चाहिए। ये भी कुछ केसेस आए हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल हम जो बेसिक टेस्ट कहते हैं जो कि उनको कहते हैं जिसमें कि हीमोफिलिया, थायराइड, एड्स और इस तरह के जो दूसरे जितने कंप्लीट ब्लड टेस्ट होनी चाहिए, स्पेशली इफ द मैरिजेस आर विद इन द फैमिली बिकॉज टेंडेंसी दे आर एट हाई रिस्क, क्योंकि रिसेसिव जीन्स जो होते हैं वो जब चले आ रहे होते हैं फैमिली में और अगर वो दोनों कंबाइन हो जाएं कजन्स के अंदर तो वो फिर डोमिनेट करते हैं ऐसी डिजीज, स्पेशली मेंटल रिटार्डेडनेस या इस तरह की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के बाद मिसेस खान से ये हम पूछेंगे कि जो मैच मेकर का फॉर्म होता है, जिस तरह से निकाह नामे की हम बात कर रहे थे, उस फॉर्म की क्लॉजेस क्या क्या होती हैं? क्या जिन टेस्ट की बात हो रही है, अगर कजन मैरिजेस हो रही हैं तो क्या मैच मेकर भी इस बात को प्रेफर करते हैं? वो भी इस बात पे जोर देते हैं कि टेस्ट होना चाहिए, मैरिज काउंसलिंग किसी तरीके से की जाए। ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। ये भी पूछेंगे कि वो फॉर्म जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, एक प्रोफाइल किस तरह से बनता है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। मिसेस खान, ब्रेक से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ा था। जैसे हम निकाह नामे की बात कर रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों नहीं पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्लॉजेज हैं, क्या राइट्स निकाह नामा लड़की को दे रहा है, क्या राइट्स निकाह नामा लड़के को दे रहा है। लेकिन एक मैच मेकर का फॉर्म क्या होता है? क्या उसमें इस तरह की छोटी छोटी क्लॉजेज होती हैं जो आप अपडेट करती हैं लड़के वालों को भी और लड़की वालों को भी? इन शॉर्ट प्रोफाइल किस तरह बनाती हैं आप, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल निकाह नामे पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी कि निकाह नामा जो है हमारा पता नहीं कब का बना हुआ है, उसको रिवाइज़ किया जाए, निकाह नामे को रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो क्लॉजेस हैं वो मर्द को साइड करती हैं, वो मर्द के ज़्यादा फेवर में, औरत के फेवर में इतना नहीं है। लेकिन अगर 2 दिन पहले निकाह नामा लड़की वालों को दे दिया जाए, उसको लड़की वाले अच्छी तरह पढ़ें और लड़की अपने क्लॉजेस उसमें वो वाले सही तरीके से भर दे, तो उसमें अपना आप मंथली आप अपना पॉकेट मनी लिख सकती हैं, आप अपना राइट फॉर डिवोर्स लिख सकती हैं, आप उसमें कई बातें हैं जो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसे स्टिल इट शुड बी रिवाइज्ड, इसको चेंज करना चाहिए। ये बहुत पुराना निकाह नामा है जो आजकल अच्छा ये क्यों ना यही पॉइंट यस फातिमा से पूछते हैं, बीइंग अ लॉयर, कौन कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जो हमारे कानून का हिस्सा हैं कि क्या इसको चेंज होने की जरूरत है निकाह नामे को या नहीं? आया कानून लड़की को इजाजत देता है कि वो अपनी मर्जी से जो लिखना चाहती है लिख सके? लिख सकती है, लेकिन फिर भी स्टिल निकाह नामा में तो मैंने व्हाट वाज द हमारा जो फॉर्म होता है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मिसेस खान आपके पास आते हैं। शॉर्ट सा इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर फातिमा से हम जानना चाह रहे हैं कि लॉयर की नजर में इसका क्या आंसर है, फिर आपके पास आते हैं। जी फातिमा। जी चलें। जी, निकाह नामा में मैंने पहले भी अभी यही बताया कि निकाह नामा में ऑलरेडी जो क्लॉजेज हैं जिसमें आप अपनी, जैसे मिसेस खान ने कहा कि पॉकेट मनी डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना डावर डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने मेंटेनेंस के लिए जितने आपको पैसे चाहिए फॉर द मंथ वो आप डिसाइड कर सकते हैं, तलाक का राइट ले सकते हैं।
इसी तरह उसमें काफ़ी सारी क्लॉजेज हैं। अगर हम इन क्लॉजेस को भी पहले फुलफिल करना शुरू कर दें या लड़कियों को ऑप्शन देना शुरू कर दें और उनको निकाहनामा दें कि वो रीड करें और जैसा वो चाहती हैं उसी तरह से जो है वो अपने निकाहनामे को फिल करें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं वो सेटल हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये निकाहनामा सही ना फिल करने की वजह से खुला जैसे और तलाक जैसे इश्यूज़ आ जाते हैं कि जहाँ पे लड़की जो है वो तलाक लेना चाहती होती है और हस्बैंड नहीं देना चाह रहा होता, तो फिर उसको खुला के केसेस करने पड़ते हैं, या उसको डावर का प्रॉब्लम हो जाता है कि बहुत कम है जो आपके पास तलाक और खुला के केसेस उसके पास कोई हैंडसम मनी नहीं होती कि वो ये जो तलाक और खुला के केसेस आते हैं सिर्फ ये इसी वजह से होते हैं या कोई और रीजंस भी होती हैं इसके बैक एंड पे? मल्टीपल रीजंस, देखिए ये वन ऑफ द रीजन है। बाकी रीजंस में डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या आपके इन लॉज के साथ आपके इश्यूज हो गए या आपके हस्बैंड जो है अगर वो प्रॉपर्ली सेटल नहीं है वायलेंस की या पहले भी बात इनकम किया है, इश्यूज व्हाई नॉट टू चेंज दिस वर्ड विद द मैरिज काउंसलिंग के अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैरिज काउंसलिंग की बहुत ज्यादा। अब देखिए मैच मेकर जहां रिश्ता करवा रहा होता है क्या वो काउंसलिंग नहीं कर सकता? मैच मेकर सबसे वो सबसे बेहतर जानता है कि जिन दो फैमिलीज का रिश्ता करवाया जा रहा है वो फैमिलीज कैसी हैं, सबसे अच्छा असेस मैच मेकर करता है। तो मैं क्या क्या करती हूँ? जी बताइए, आप मुझसे पूछे कि मैं क्या क्या करती हूँ, मैं उनको एक्सरसाइजेस तक बताती हूँ। और अब एक कल बच्ची मेरे पास आई, उसका इतना चौड़ा चेहरा, मैंने उसको 3 एक्सरसाइजेस बताई। अगर आप कहें तो मैं टीवी पे भी बता सकती हूँ। उसका ये जब आपका फिगर सही है, चेहरा सही नहीं है, तो आपने उसको कम कैसे कर रहा है? तो मैंने उसको 3 चेहरे की एक्सरसाइजेज भी बताई। यानी आप इतना डीप जाती हैं, इतनी सेंसिटिव होकर इस इशू को डील करती हैं। मैं उनके हेयर स्टाइलिंग बता देती हूँ। अच्छा मिसेस खान, मुझे एक बात बताएं, क्या आप किसी भी फैमिली को ये बताती हैं? एक मिनट मिसेस खान, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आप किसी भी फैमिली को ये बताती हैं कि जी ये फैमिली है, ये लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, तो इनके ये रस्मो रिवाज हैं और किसी भी शादी को ये इस तरह कैरी करते हैं? अगर एक लड़का है तो वो उसकी लड़की की रिक्वायरमेंट के अलावा बिहेवियर्स या फैमिली रिलेशनशिप्स इस तरह के, क्या ये गाइडेंस करती हैं आप? देखें, बाज दफा लड़के वाले बहुत आई वुड टेक अ वर्ड मीन इतने होते हैं कि मिसेस खान ऐसी जगह करवाएं जो कि बहुत हाई फाई लोग हों और बड़ी अच्छी शादी 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल में करें। हमारा देखें घर का कल्चर ऐसा है, हमारे दामाद वगैरह आएंगे, हमारी इज्जत का सवाल है। वो मेहंदी ऐसी करें, वो शादी ऐसी करें, हमारा देना लेना बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ हम लोग बच्चियों को देते हैं, तो हमें ऐसी फैमिलीज चाहिए जहाँ हमारे बच्चों को भी इस तरह केटर किया जाए, हमारे बच्चों को भी इतना ऐसा रख रखाव मिलो जहाँ पे हमें अच्छा दिया लिया जाए, सासों को, नंदों को, बड़ी लैविश किस्म की शादियां। मैं एक सिंपल सवाल करता हूँ, क्या आप किसी भी रिश्ता करने से पहले फेकनेस को इन्वेस्टिगेट करती हैं? और अगर करती हैं, फेकनेस के अलावा भी, हाँ उसके अलावा भी इन्वेस्टिगेट करना तो जरूरी है। फेकनेस से मुराद मैं ये ले रहा हूँ ना कि अगर कोई भी चीज, जिस तरह ये कह रही हैं कि ये डिमांड्स हैं, तो डिमांड्स अपनी जगह ठीक है, ये तो रख रखाव है, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं झूठ बोला जा रहा है तो क्या उसको आप इन्वेस्टिगेट करती हैं? एग्जैक्टली। थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आई, इन्वेस्टिगेट किस तरह करना? इन्वेस्टिगेट आप छानबीन करती हैं? आप छानबीन करती हैं जब रिश्ता हो रहा होता है, कहीं आपको शक हो कि एक तरफ से झूठ बोला जा रहा है या कोई ऐसी बात? नहीं, हम उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सारी लिखते हैं, कहाँ से पढ़ा हुआ है, बेसिक एजुकेशन कहाँ से है, आपकी लास्ट एजुकेशन कौन से कॉलेज से पढ़ा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, ये सारा कुछ लिखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है डिग्री कहाँ से मिली है। अच्छा, प्रेसिडेंट से मिली है, CBM से मिली है, IBA से मिली है। आई डोंट सी द डिग्रीज बट आई हैव टू राइट कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इनिशियल एजुकेशन कहाँ से हुई है, बस स्कूल की एजुकेशन, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, फिर आपकी लास्ट एजुकेशन। अच्छा, ओके, प्रोफाइल में और क्या चीजें ऐड करती हैं? बच्चा, उसके अंदर फिर उसकी सैलरी होती है, उसके अंदर उसकी फादर की जॉब भी होती है मेंशन्ड, कि क्या वालिद क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं और बहन भाई की भी क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। वेरीफाई करती हैं एक्चुअली। यस, ये सारी इंफॉर्मेशन फिर आप वेरीफाई भी करती हैं मिसेस खान? नहीं, देखें, अब हम उनके ये वेरीफाई करना लड़की वालों का काम है। जब वो रिश्ता लेकर जाते हैं सेकंड टाइम, अगर रिश्ता मंजूर होता है तो आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लड़की वालों को सारी
हाँ, कि ये देखें इन्होंने हमें ये बताया है, अब ना मैं इतने लोगों को कैसे वेरीफाई करूं? हम कहते हैं अब आपके पास तो 1-2 लोग आए ना, टू वेरीफाई ऑल दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू। सही, जब वो बताएंगे। ओके, चलें इसी पर बात करते हैं कि इसकी वेरीफाई करने की कितनी जरूरत है। ओके मिसेस खान, गिव मी अ मिनट प्लीज। डॉक्टर अम्ब्रीन, आपके ख्याल में साइकोलॉजिकली, जो आप पहले बात कर रही थी, बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि लड़की की उम्र ज्यादा और ये रिश्ता करें, लेकिन उससे पहले भी रिश्ता करने से पहले इस चीज की कितनी जरूरत है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, पूरी वेरिफिकेशन की जाए चीजों? देखिए, वेरिफिकेशन इज मस्ट मैं कह रही हूँ। हमारे यहाँ आउट ऑफ एम्बैरसमेंट लड़की वाले मोस्टली इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अगेन साइकोलॉजिकली दे आर सो मच प्रेशराइज्ड कि अगर हम ये बात पूछेंगे कि जी हमें लड़के की दिखाएं डिग्री, ख़ास तौर पर जितनी उनकी सैलरी है, तो अगर लड़कियां जो आजकल की पढ़ी लिखी हैं वो कहती हैं जी आप हमें सैलरी स्लिप दिखाएं, यू सी वी वांट टू सी, तो वो कहते हैं नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछना, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं या आप हम पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू वेरीफाई, और वेरिफिकेशन के अंदर मैं हमेशा कहूँगी जो क्रीडेंशियल्स हैं, जो डिग्रीज हैं, जो टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको वेरीफाई, अगर माइंड जो मैच मेकर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, चले अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं कि वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, तो देन फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इट्स द ड्यूटी ऑफ दी बोथ पार्टनर्स कि उनकी फैमिलीज की, कि वो उनके, क्योंकि जी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लड़कियां अभी मेरे पास कुछ 1-2 दिन पहले वो आई हुई थी, शी वाज अ डॉक्टर एंड शी सेड इट कि मुझे कहा गया कि जी इतनी जो है वो एजुकेशन है, लेकिन बाद में पता चला कि उतनी नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कि जो हमने फातिमा से भी पूछी, डॉक्टर साहिबा से भी पूछना चाहेंगे कि डिवोर्स की रीजंस क्या होती है? क्या मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं है, उनका माइंड मैच नहीं होता, या कोई और रीजंस भी होती हैं? दो अगेन यू एक्सीलेंट यू आस्क्ड अ क्वेश्चन कि जिसमें जब आप मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, जब हमारे पास केसेस आते हैं, तो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स की यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मियाँ बीवी का जो आपस में झगड़े हैं वो इतने नहीं होते, वो बड़े छोटे मोटे नौयत के होते हैं। द मेजर रीजन इज द सिग्निफिकेंट अदर्स जो उनके घर के इर्द गिर्द करीब रह रहे होते हैं। आई विल नॉट मेंशन द नेम्स, लेकिन जो इर्द गिर्द के हम उनको सिग्निफिकेंट अदर्स कहते हैं। उसमें 2 चीज़ें, देखिए साइकोलॉजिकली हमें सीरियस नोट के ऊपर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब मियाँ बीवी, देखें हमेशा मैं हर रिलेशनशिप में कहती हूँ कि यू नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर। आप देखें कि लड़ाई झगड़ा अपने घर में भी होता है, बहन भाइयों से भी होता है, माँ बाप से भी होता है, लेकिन द मोमेंट यू गो टू अ नेक्स्ट शादी के बाद, तो वहाँ पे जो साइकोलॉजिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की वुड बी आइडियल, उसका हर टाइम मूड अच्छा होगा, उसका हर टाइम जो है वो एटीट्यूड ठीक होगा, वो उसको गुस्सा नहीं आ सकता, यू सी। इसी तरह तो ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हाई एक्सपेक्टेशंस जब वो उस तरह से पूरी नहीं होती, तो द फर्स्ट रीज़न इज़ कि वो जो है वहाँ पे झगड़े शुरू होते हैं। नंबर 2 मैं आपको ये बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली हम जो बातें होती हैं उनको एग्जैजरेट करके बताते हैं। आपने कहा जी मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मज़े की बात यह है कि हम कहते हैं कि जी डोमेस्टिक वायलेंस और मियाँ को गुस्सा आता है, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ मैं ज़रा टारगेट, जमील आप बताइए, जब आप सारा दिन इतना हेक्टिक काम करके अगर आप घर जाएं और आपको उधर बीवी खुसफुस शुरू हो जाए, उधर जो है वो बहन शुरू हो जाए, उधर माँ शुरू हो जाए, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, तो उस बंदे की हम सैंडविच बना देते हैं, यू सी। और जब एग्रेशन जो है, दिस इज अ डिस्प्लेस्ड एंगर इसको हम कहते हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ों को चाहिए, हमारे इस्लाम में भी है, होली कुरान में भी मेंशन्ड है कि जब मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो जो बड़े हैं ख़ानदान के, उनको बैठ के मुसालहत करानी चाहिए। शुरू में आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मज़े की बात की कि जो लव मैरिजेस होती हैं उनकी डिवोर्स का रेशो ज़्यादा, ये मिथ है। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ मिथ। रीज़न इसमें क्या है, जो तो खानदान की मर्जी से शादियां होती हैं ना, तो वहाँ माँ बाप कहते हैं अब तो फंस गए, हमने कराई थी, तो बेटा कहता है अब आप भुगते, बेटी कहती है आप, तो वहाँ पर खानदान के जो बड़े वाले होते हैं, ये फैक्ट्स है, खानदान के बड़े उनमें मुसालत कराते रहते हैं। जहाँ लव मैरिज होती है वो लड़के को भी कहते हैं खुद भुगतो, वो लड़की को भी कहते हैं दिस वाज योर डिसीजन, यू हैंडल इट बाय योरसेल्फ, और फिर सैंडविच भी। दैट्स वन ऑफ द रीजन। इसका मतलब है बेचारा लड़का हुआ ना, बेचारा कोई नहीं होना चाहिए, बेचारा कोई नहीं होना चाहिए। बेचारा वर्ड ही जो इसका मतलब है बेचारा, हेल्पलेस, और अल्लाह ताला ने किसी को हेल्पलेस नहीं बनाया। हमें अपनी डिक्शनरीज के अंदर से ये जो हम वीडियोपॉलॉजी ड्रामाज में भी दिखाते हैं, बेचारी औरत, बेचारी रोती हुई औरत, तो हम क्या पोर्ट्रे करें कि औरत वीक है, उसके पास रोने के अलावा और कोई कोपिंग स्ट्रैटेजी नहीं है जिंदगी में। तो आई एम सॉरी टू से, हमें साइकोलॉजिकली इन मिथ्स और ये जो स्टिग्मेटाइज्ड टैबूज हैं इनमें से बाहर निकलने का। हमारा कानून क्या कहता है, इस तरह के केसेस जब आपके पास आते हैं
तो उसको फिर किस तरह हल कोई किया जाता है? स्पेसिफिक कानून है इसका? यस देखिए, स्पेसिफिक कानून इससे रिलेटेड तो नहीं होगा कि किसी ने कहा हो कि मेरे पास 3 बंगले हैं और अगले शादी के बाद बंगला निकले तो उसके खिलाफ कोई कानून नहीं आपको रेमेडी प्रोवाइड करता। ये चीज़ें आपको खुद से देखनी होती हैं और ना ये चीज़ें मैटर करनी चाहिए। व्हाट मैटर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यही सबसे बड़ा जो है वो हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम शादी से पहले एक्सपेक्ट कुछ करते हैं और बाद में जब वो एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं होती तो फिर हम आ जाते हैं खुला या तलाक के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप शादी से पहले अच्छी तरह से परखें एक दूसरे को। निकाहनामा एज आई सेड आपके पास मौजूद है, उसमें आपने जो चीज़ें ऐड करानी है आप कराएं और इन फ्यूचर आपको फिर कोई इशू नहीं होगा। हाँ, 1-2 इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगी, लाइक अगर इम्पोर्टेंसी है हस्बैंड की, क्योंकि वो दैट इज़ समथिंग कि जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप में, दैट मैटर्स, उसके ऊपर लॉ आपको रेमेडी देता है। आपके लॉ मौजूद है कि अगर ऐसा कोई इशू है तो वाइफ जो है वो कोर्ट को रजू कर सकती है और कोर्ट से जो है वो खुला ले सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर सीकिंग खुला फ्रॉम द कोर्ट। तो इसके अलावा जो है जहाँ तक पैसे की बात है या कोई इस तरह से फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं तो उसके ऊपर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि शादी से पहले कुछ कहा था और शादी के बाद जो है वो कुछ और सामने आ गया है। आई वुड लाइक टू ऐड, यहाँ मिसेस खान ने एक बहुत अच्छी बात की, आई विल एग्री, कि जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल्स है बोथ इन वुमेन एंड मेन, इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन। उन्होंने कहा जो मेजर एक ये भी गिला रहता है कि जब हस्बैंड्स घर आते हैं तो वो टाइम नहीं देते बिकॉज दे ऑल द टाइम दे आर ऑन मोबाइल्स, एंड वाइस वर्सा के फीमेल्स भी जो हैं वो ज़्यादातर फ़ोन पे लगी रहती हैं अपनी अम्मी के साथ। लिटरली मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें हस्बैंड्स दे गेट अनॉयड कि यार जब आओ ये हमेशा जो है वो फ़ोन पे लगी रहती है। तो येस आई एग्री, दिस इज़ गेटिंग वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ द मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम तरफ आएँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी लड़कों की तरबियत, फिर वही बात आती है लड़कों की तरबियत कौन करे, अगेन द वुमेन, अगेन द मदर्स इन द होम। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि द mother's role is very much important in the boys personality grooming. Got it? No doubt. This is what I'm saying. अगर एक औरत अपने घर के अंदर इज्जत करेगी अपनी बेटी की भी अपने हस्बैंड की भी, तो उसका बेटा या बेटी सेम ये लर्न करेगा कि we have to respect everyone. So the father and the mothers are the role models for the children, and when they grow up they copy their parents. अच्छा, एक चीज ना ऐड करें, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। फातिमा अभी बात करी थी ना, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया एक्सपेक्टेशंस। Yes. अब ये एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करना कितना जरूरी है, मतलब लाइक एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, ठीक है, उसके मुताबिक होना, ठीक है, ये जरूरी है, लेकिन किस हद तक? देखिए एक्सपेक्टेशंस की जब बात आती है जमील, तो उसमें हम हमेशा इसको 4 कैटेगरीज में क्विकली डिफाइन करते हैं। प्राइमरी नीड्स, सेकेंडरी नीड्स, थर्ड आपकी डिजायर्स, फोर्थ आपकी जो है वो आपकी विशफुल थिंकिंग एक्सपेक्टेशंस। प्राइमरी नीड्स फाइन, रोटी कपड़ा जो आपका बेसिक नीड्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। सेकेंडरी नीड्स थोड़ा सा उससे बढ़कर जो थोड़ा बहुत आपका कि जी वंस अ वीक या वंस इन अ मंथ यू जस्ट गो आउट। डिजायर्स इज कि आप उससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं कि दिस व्हाट यू वांट। लेट्स से अगर आपको किसी चीज़ का शौक है तो उससे आप थोड़ा सा कम स्टेज के ऊपर पूरे करने की कोशिश करते रहते हैं, उस हद तक भी ठीक है बिकॉज इट मोटिवेट्स यू। बट व्हेन इट कम्स टू द विशफुल थिंकिंग और द एक्सपेक्टेशंस, तो वहाँ पर फिर मामला गड़बड़ होते हैं, क्योंकि लड़का एक्सपेक्ट करता है एक लड़की आएगी और उसके घर को एक आइडियल एनवायरनमेंट बना देगी, एंड वाइस वर्सा लड़की समझती है जब मैं जाऊँगी तो हस्बैंड उसी तरह होगा आइडियल। वो ये भूल जाती हैं कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, अपने घर का भी बैलेंस रखना है, उसने सारा पर्सनल भी अपना रखना है। तो ये सब चीज़ें अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम जस्ट सेइंग कि हमें ग्रूमिंग बड़े अच्छे तरीके से करनी है। और खुदारा डिवोर्स के लिए 5 साल से पहले कभी, मैं हमेशा कपल्स जो आते हैं मेरे पास कि जी अब डिवोर्स के लिए, तो मैं उनको कहती हूँ सेपरेट हो जाएं फॉर सम टाइम, गिव स्पेस टू ईच अदर, 6 महीने साल के लिए। मैंने एक्चुअली ऐसे केसेस देखे और अल्हम्दुलिल्लाह डिवोर्स से उनको बचाया है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक हाई पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि डिवोर्स इज़ द ओनली सोल्यूशन वेयर एट इज़। तो उनको मैं कहती हूँ सेपरेट हो जाए कुछ अर्से के लिए। मिसेस खान, टाइम बिल्कुल नहीं है, यकीन करें इंशाल्लाह दोबारा इस पर जरूर बात करेंगे। एक सेकंड का, बहुत जी, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, दे कैन जनरेट मनी, दे कैन जनरेट मनी टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। ओके ठीक है मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपका। फातिमा खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड वी होप कि आज का ये टॉपिक हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि इसमें जो हमने मेन बात की है वो की ही अवेयरनेस की है। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, वो किसी भी स्टेज से शुरू हो, वो रिश्ते को होने से लेकर होने तक, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, हर चीज में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जब हम इन चीजों से बाखबर रहेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द होने वाली बातों से खुद को भी बचाएंगे और दूसरों को भी
बचाएंगे। जाते जाते एक बड़ी खूबसूरत बात जिससे हमने आगाज किया था कि अच्छे अखलाक के साथ पेश आए, इर्द गिर्द मोहब्बत बांटे, खुशियों से रहे, सुकून से रहे। आपके इर्द गिर्द बड़ी खूबसूरत चीजें, इस जिंदगी को अल्लाह ने दिया, एक नेमत है, इसको एंजॉय कीजिए। हमें इजाजत दीजिए, आपसे इजाजत चाहेंगे, साथ साथ ये भी कहेंगे कि फीडबैक आपने जरूर देना है ताकि हमें अंदाजा हो सके कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और साथ साथ हम क्या और अच्छा ऐड कर सकते हैं। यस ये सजेशंस भी दें, क्या क्या इश्यूज डिस्कस करें हम अपने इस शो में, क्या चीजें और हम ऐड कर सकें। तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।